किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप स्कूल में हैं तो स्कूल का एग्ज़ाम हो, आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है तो उस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप उन सारी बातों को जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो मेरा मानना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट में, राजस्थान स्टेट में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10,157 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होना है और इसमें हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। जितने कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं हर कोई इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, किस हिसाब से स्टडी करनी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सबसे पहली चीज़ होती है उस एग्ज़ाम का सिलेबस। जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको सबसे पहले उसका सिलेबस बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसका सिलेबस मालूम है तो आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस नहीं मालूम है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद आप उतने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस राजस्थान गवर्नमेंट ने बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया है, जो सिलेबस निर्धारित किया है, वो सिलेबस आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। हो सके तो उसका एक प्रिंट आउट निकालिए। ठीक है, और प्रिंट आउट निकालने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए कि उस सिलेबस में पहले पेपर में क्या क्या पूछा गया है, सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिलेबस है, इसका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होंगे आपके। पहला होगा पेपर नंबर 1, सेकेंड होना है आपका पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 1 जो है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे इसमें, जैसे इसमें राजस्थान का जीके आपको तैयार करना है, राजस्थान की हिस्ट्री आपको तैयार करना है, इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और इसके बाद में आपको इसमें जियोग्राफी ऑफ राजस्थान तैयार करना है। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में तैयार करना है। ठीक है, सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पेपर टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स आपको दी गई हैं सेकेंड सिलेबस में, वो सभी आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, दोनों अच्छा, कंप्यूटर साइंस का जो है इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा है। इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कंप्यूटर पूछा गया है। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बेसिक कंप्यूटर क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम्स क्या होता है, इसके बाद में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सबके विषय में पूछा गया है, वेब एप्लीकेशन, नेटवर्किंग सिक्योरिटी, एवरीथिंग। मतलब इसका सिलेबस जो BE MTech बंदे करते हैं ना उसके सिलेबस के इक्वल है। मतलब उसमें जिस लेवल की पढ़ाई होती है उस लेवल का पूरा सिलेबस है आपका। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट आपका यहाँ पर गया। दोनों पेपर्स की जो नंबर्स होंगे वो आपके 100 मार्क्स के होने वाले हैं। 100 मार्क्स रहेंगे, 100 ही इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब मार्क्स भी 100 हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और इसमें जो टाइमिंग रहेगा वो आपका 2 आवर्स का रहेगा, मतलब हर पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। पहला पेपर भी 2 घंटे का है, दूसरा पेपर भी आपका 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, प्लस इसमें माइनस मार्किंग है भैया, ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इस पेपर में, इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। देखो ये सबसे डेंजर पॉइंट हो जाता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। देखो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और उस एग्जाम में अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो वहाँ पे आप तुक्के लगा देते हैं। तुक्के का मतलब होता है आपको आंसर नहीं मालूम तो आप अपने हिसाब से टिक लगा के चले आते हैं, उसमें कोई डर नहीं रहता। ठीक है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो जाती है वहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है उसको ऑप्शंस को बड़े संभल के सिलेक्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा, 1/3 का रेशो रहता है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके गलत निकलेंगे उसके हिसाब से आपके जो नंबर्स हैं उसमें से डिडक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको संभल के काम करना है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये तो मैंने आपको एग्जाम में जो सिलेबस है उसके विषय में बता दिया कि भाई कितने पेपर होना है, टाइमिंग क्या रहा है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलिए दोबारा अपने पॉइंट पर आते हैं।
पहला पॉइंट जैसा मैंने बताया कि एग्जाम को क्लियर करना है आपको, तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है उसका सिलेबस, जो आपको बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है उस एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? तो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चंस आएंगे या जो एग्जाम है, इस एग्जाम की तैयारी आपको किस लेवल की करनी है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल की तैयारी करनी है या बेसिक लेवल की तैयारी करनी है, या आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी, वो एग्जाम के पैटर्न के अंतर्गत आती है। ठीक है, एमसीक्यू ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये पहली बार हो रहा है, इसका कोई भी सैम्पल पेपर है नहीं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपने अपने कुछ टेस्ट सीरीज जारी कर दी हैं, ठीक है, वो अब उनका एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम बोर्ड की तरफ से कोई बात करते हैं या कमेटी की तरफ से बात करते हैं, तो वहाँ से अभी तक इसका कोई भी सैम्पल पेपर नहीं जारी हुआ है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इसमें एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा। मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है आपका स्टडी प्लान। कोई भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। अब स्टडी प्लान के अंतर्गत मैं आपसे क्या बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना चालू कीजिए, जिसको मैं बोलता हूँ बुक रीडिंग चालू कर दीजिए। बुक रीडिंग का मतलब ये हुआ, आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्टडी मटेरियल लीजिए और वो जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल को सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए। मतलब कहने का ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई चलो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हैं, 10-50 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम एग्जाम फाइट कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी है, आप इस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से आप एग्जाम को क्लियर कर पाएँ ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसमें 100% डाउट है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपका लक अच्छा हुआ या आपने जो सॉल्व किया है उसमें से रिलेटेड उसमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं तब तो आप कर सकते हैं। उससे आउट ऑफ कुछ आ गया, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने सॉल्व भी नहीं किया है, तो मुझे लगता है आपके लिए वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, उससे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आप रीडिंग करेंगे तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करते समय आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन टाइम पर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरलाइन कर रखा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर इनके नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाना एक बहुत, मैं मान के चलता हूँ, ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है, आप अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइमिंग दे रहे हैं, जिसमें दिन में 10-12 घंटे आप स्टडी कर पा रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने का एडवांटेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स दिया, आप उससे स्टडी कर रहे हैं, जो नोट्स आपने किसी दूसरे से लिया हुआ है उसमें लैंग्वेज थर्ड पर्सन की है, किसी दूसरे पर्सन की लैंग्वेज है, उसको आपको समझना है, उसको फिर सॉल्व करना है, उसको याद रखना है। अगर आप उसको स्टडी करते समय अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट पॉइंट बाई पॉइंट आप उसको लिख सकते हैं, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपकी लैंग्वेज है वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। हमारी खुद की लैंग्वेज हमको याद नहीं रखनी पड़ती, दूसरे की लैंग्वेज हमको समझनी पड़ेगी। तो आप बुक से रीडिंग कीजिए, किसी के नोट से स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय आपने जो हाईलाइट किया है उनको पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया बुक रीडिंग करना। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, जो भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हैं, उस टॉपिक को एनालाइज करना है।
एनालाइज करने का मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर एनालाइज करना, क्योंकि एनालाइज करने का मतलब है यहाँ पर कि आपने जो भी स्टडी किया है, जो भी पढ़ा है, उसको समझना है कि आपने फॉर एग्जांपल 4 घंटे पढ़ाई की। 4 घंटे पढ़ने के बाद आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट किया उसको आप देखो कि आपको कितना समझ में आया, उसमें से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको सबसे पहले एनालाइज करना, समझना है कि आपको कितना समझ में आ गया है, उसमें से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर समझना है, और उस क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ आप तुरंत सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे, इस मेथड के थ्रू आप जब स्टडी करेंगे, तो जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उस समय आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस बने, उनके आंसर क्या हुए, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, फटाफट आप चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जब आपका ये सब कुछ हो जाए, फिर आप इसकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए। इसके क्वेश्चन जो भी टेस्ट सीरीज है, आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है ना, उनको आप सॉल्व कीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है, आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे वहाँ पर कि हाँ भाई ठीक है, आप अभी उस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट भाई। हमने देख लिया कि आपको सिलेबस पे फोकस करना है, एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, मालूम रहना चाहिए, प्लस स्टडी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है, किस किस हिसाब से स्टडी कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कितने घंटे स्टडी करना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो कुछ लोगों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि टाइम टेबल बना लिया कि भाई 10 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है, लेकिन वो इस चीज पर फोकस नहीं पड़ते कि 10 घंटे या 8 घंटे में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, पढ़ना कितने टाइम है ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो मेरा सोचना ये है कि आप टॉपिक डिसाइड कीजिए, पॉइंट डिसाइड कीजिए, चैप्टर डिसाइड कीजिए कि भाई इतने समय मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। एनी हाउ वो जो आप डिसाइड करें उसको बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ में, अपनी प्लानिंग के साथ में उसको कोशिश कीजिए कि उसको आप कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, टाइमली उसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। प्रॉपरली स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहले पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो पहले पेपर का स्टडी मटेरियल तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें राजस्थान का जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं जो जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप कोई भी राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी सी बुक्स ले सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी तैयारी उसमें हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो सिलेबस है वो आपको किसी सिंगल बुक में मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस को पूरा ले लिया उन्होंने। फंडामेंटल भी है, नेटवर्किंग भी है, वेब एप्लीकेशंस भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, सब कुछ उन्होंने ले रखा है। तो किसी एक सिंगल बुक में ये मिल पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या डिफरेंट जो रिसोर्सेस हैं, जो सोर्स हैं आपके लिए, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर आपने अभी तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अवेलेबल मिल सकता है, या फिर आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल पर कंटिन्यू रहेंगे, तो हमारी प्लानिंग आपके लिए क्या है कि आपका जो सेकंड पेपर है, मैं फर्स्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। आपका जो सेकंड पेपर है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इस सेकंड पेपर का स्टार्टिंग से लेकर, मतलब आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक का पूरा आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कंप्लीटली आपको कंप्लीट सिलेबस है सेकंड पेपर का, इसका वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल्स रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट आपको मिलेगा, सिक्वेंसली सारी चीज़ मिलती चली जाएगी। इसके बाद में इनका पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी इसका चैप्टर है, टॉपिक, इसका स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, प्लस जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज रहेंगी वो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ जो भी टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को वीडियो लेक्चर के दौरान हम यहाँ पर सॉल्व भी करवाएंगे। आपके डाउट्स जो रहेंगे वो डाउट्स भी हम यहाँ पर क्लियर करवाएंगे। तो इस हिसाब से आपकी तैयारी लगभग यहाँ पर हम पूरी करा देंगे। देखिए हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर, आप कितना टाइम देते हैं स्टडी के लिए, आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, सीरियसली उसको लेते हैं भी कि नहीं लेते हैं, ये मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी पर्सन आपकी सिर्फ तैयारी करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको जो भी हेल्प हमारी तरफ से बन पड़ेगी, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है,
और भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सजेशंस या आपकी क्वेरीज जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि टाइमली आपको रिप्लाई कर पाएँ और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। कल से हम सेकंड पेपर प्रॉपर्ली स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ। उसका टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, वहाँ उस टाइम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। और उसके साथ ही साथ प्रॉपर्ली जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। चलिए ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।